नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका अनिल प्रभा कुमार जी की कहानी मैं रमा नहीं। तो आइए सुनते हैं कहानी। अपार्टमेंट का नंबर ठीक था। मुझे घंटी का बटन नहीं दिखाई दिया। धीरे से दरवाज़ा थपथपाया। हालांकि दरवाज़ा सिर्फ उड़का हुआ था, बंद नहीं। कम इन, एक खरखरी सी मर्दानी आवाज ने जवाब दिया। दरवाजा खोलते ही एकदम सामने वह लेटे थे, अस्पताल नुमा बिस्तर पर। पलंग सिरहाने से ऊंचा किया हुआ था। झकाझक सफेद कुर्ता पाजामा पहने, चेहरे पर 2-3 दिन पुरानी दाढ़ी और उम्र शायद 60 के आसपास। नाक पर नलियां लगी हुई। उनके दाईं ओर रेस्पिरेटर था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिक गईं। पल भर में मैं काफी कुछ समझ गई। उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। मैंने शिष्टता से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने सिर हिलाकर मेरा अभिवादन स्वीकार किया। आंखें फिर भी मुझे घूरती रहीं। जी, रमा बहन है। मैंने उन्हें रोटी बनाने का ऑर्डर दिया था। वे सहज हुए, आंखें बाईं ओर घूमी। एक खिलती मुस्कुराती महिला आटे से सने हाथ लिए बाहर निकली। आपने ही वेन से फोन किया था ना? जी। आप रमा बहन हैं? हाँ, मैं ही हूं। उन्होंने ऐसे आत्मीयता से मुस्कुराकर परिचय दिया जैसे बहुत अरसे से जानती हूं। सॉरी, बस 5-10 मिनट और लगेंगे। तब तक आप बैठिए, कहकर वह वापस मुड़ गई। मैं यूं ही खड़ी रही। बैठने की कोई जगह दिखी नहीं। एक लंबा सा कमरा, जिसका एक छोर था उनका अपाहिज पति और दूसरा छोर था उनका किचन। शायद वह इन्हीं दोनों छोरों के बीच घूमती रही होंगी, हंसती रोती बोलती हुई या खामोश। कोने में लटके मनी प्लांट की शाखाओं को सुतली से बांधकर कमरे की छत के अंदर एक चंदोवा सा तना था। घर के अंदर बाहर की हरियाली को मनाकर ले आने की एक कमजोर सी कोशिश। कमरे के बीच में एक बड़ा सा टेलीविजन था। मुझे लगा जैसे यह लगातार चलता रहता होगा। उनकी आंखें टेलीविजन स्क्रीन को पकड़े हुए थीं। शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था, पर उनका मन शायद इसी के सहारे से उड़ान भरता होगा। उनकी आंखों के सामने ही दीवार पर एक जोड़े का सुंदर सा चित्र था। मैंने ध्यान से देखा। औरत की शक्ल पोस्टरों में लगी देवियों से मिलती जुलती थी, और बड़ी बड़ी आंखों वाले पुरुष की। मैंने पलट कर देखा। संशय हुआ कि कहीं इन्हीं का चित्र न हो। लीजिए आपके 50 पराठे। वह हाथ में बड़ा सा पैकेट उठाए बाहर आई। कितने हुए? उन्होंने दाम बताए। मैंने गिनकर उन्हें कीमत पकड़ा दी। यह फोटो? मैंने जानबूझकर प्रश्न पूरा नहीं किया। ओह, उनके चेहरे पर कोमलता तिराई। यह तो बहुत पुरानी है, हमारे अमेरिका आने से भी पहले की। भारत में खिंचवाई थी। अब तो हमें भारत गए भी 27 बरस हो गए। उनकी आवाज धंस गई। वह अभी भी उस फोटो को देख रही थी, जिसमें वह सीता की तरह लगती थी। अच्छा, थैंक यू, कहकर मैं उनके गले लग गई। उन्होंने भी मुझे बड़ी आत्मीयता से गले लगा लिया। बेन, आते रहना। मेरे लिए कुछ भी काम हो तो मैं कुछ भी, किसी भी तरह का खाना बना सकती हूँ। जरूर, कहकर मैं लौटी। उनके पति शायद सो गए थे। मेरे नमस्कार को उठे हाथ अदबीच ही गिर गए। खरीदारी करके घर लौटी। सामान वापस रखने धरने में ही थक गई। रमा बहन मन पर धरना देकर बैठी थी। एक थी तस्वीर की मुस्कुराती सुंदरी, और दूसरी थी वह औरत जिससे मैं आज मिलकर आई हूँ। चित्र वाली औरत की छाया भर, प्रौढ़ छाया। गुजराती शैली की साड़ी की जगह पर ढीली सी पैंट टी शर्ट, कसकर बांधे बालों में सफेद फूलों की जगह थी बालों की बेरहम सफेदी। थका पस्त चेहरा, फिर भी मुस्कुराती तो उनके सफेद सुंदर दांतों की कौंध सोचने को विवश कर देती थी कि यह औरत मुस्कुरा कैसे लेती है। फोन बजने से ध्यान बटा। दीपा थी।
आपसे उस दिन स्टाफ पार्टी में मिलकर बहुत अच्छा लगा था। हाँ, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने औपचारिकता निभाई, पर इस वक्त मैं प्रोफेसर का चोला उतारकर गृहिणी के भेष में आ चुकी थी, बाहरी भीतरी दोनों तरह से। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं चौंकी। इस वक्त बिल्कुल किसी से मिलने के मूड में नहीं थी। अ, आ, मेरे गले से कुछ हकलाई सी आवाज निकली। मेरा मन इस वक्त बहुत परेशान है। नहीं तो मैं यूं ऐसे आपको नहीं कहती। उसकी आवाज में बेचारगी थी। मैं झेंप गई। नहीं नहीं, जरूर आओ। बात यह है कि मैं अभी अभी बाहर से लौटी हूँ और घर बिल्कुल बिखरा हुआ है। आप ऐसा कुछ मत सोचें। मैं बस आधे घंटे में आपके यहाँ पहुंच जाऊंगी। आप मुझे दीपा कहकर बुला सकती हैं। पहले परिचय में उसने यही कहा था। मेरे ही देश की एक और लड़की हमारे ही विभाग में आई है। मैं अतिरिक्त गर्मजोशी से मिली। उसके चेहरे की ठंडी परत पर एक छोटी सी गर्म दरार तक न पड़ी। आज अचानक मेरे घर मेरे सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर मुझे लगा कि जैसे उसने न मुस्कुराने की कोई कसम निभाने के लिए अपने जबड़े कसकर बंद किए हुए हैं। हो सकता है कोई खास बात हो जो वह मुझसे कहना चाहती है। उसकी पलकें तेजी से ऊपर नीचे गिरती नहीं। कभी कभी होठों को तर करने के लिए वह उन पर जीभ फेर लेती थी। चाय बनाऊं? माहौल को सहज बनाने के लिए मैंने पूछा। उसने हामी में सिर हिलाया। मुझे ध्यान आया, उसने बताया था कि वह इस शहर में नई नई आई है और किसी के घर में एक कमरा लेकर रह रही है। लंच कब खाया था? मैंने बिना किसी संदर्भ के पूछा। "उम्म," वह सोचने लगी, फिर बोली, नहीं खाया। मैंने एक बड़ा सा सैंडविच बनाकर चाय के साथ उसके आगे रख दिया। वह जल्दी जल्दी खाने लगी। आपने चटनी, प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है ना, तो बहुत करारा बना है। मैं एक और बनाने के लिए उठी तो उसने मना किया। मैं उसे खाते हुए देखती रही। उसका चेहरा सुंदर और असुंदर की सीमा रेखा पर पड़ता था। कसकर पॉनीटेल की हुई थी। बड़ी बड़ी आंखों के बावजूद उसमें कस्बाई परिपक्वता की झलक थी। उस दिन जब खुले बालों के साथ फैशनेबल धूप का चश्मा और हल्की सी लिप ग्लॉस लगाए थी तो आकर्षक महिला लग रही थी। यह तो स्पष्ट था कि वह उम्र में मुझसे छोटी थी, पर कितनी मैं जान नहीं पाई। खाना खाकर वह थोड़ी सहज हुई। आपके पति कब घर आते हैं? इस हफ्ते वह काम से बाहर रहेंगे। लगा जैसे वह बात कहने से पहले शब्दों को तोल रही हो। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, कहकर उसने मुझे देखा। मैं पूरी तरह से सुन रही थी। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। पता नहीं क्यों लगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे आश्वासन दिया। शायद आपको मालूम होगा कि मैं टोरंटो में रहती हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हर सोमवार सुबह पहुँचती हूँ और गुरुवार शाम की फ्लाइट से वापस चली जाती हूँ। मतलब 4 रातें कनाडा में और 3 रातें अमेरिका में। आदतन मैंने हिसाब लगाया। क्यों करती हो ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड है वहाँ। उसके लिए सफ़र कर पाना इतना आसान नहीं। मेरी नौकरी में ज़्यादा लचीलापन है। तुम्हारे माता पिता भी वहीं हैं क्या? नहीं, वे भारत में हैं। मैं चुप कर गई, कुछ समझ नहीं पाई। मेरा और अर्जुन का फ्लैट है टोरंटो में। हमने बहुत प्यार से उसे सजाया है। न्यू जर्सी तो मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए रह रही हूँ। यहाँ घर बसाने का कोई इरादा नहीं। मैं सुन रही थी। खैर, असल बात जो मैं आपसे कहना चाहती थी वह यह है कि वह रुकी, दांतों से होठों को दबाया और मुंह दूसरी ओर कर लिया। आज सुबह मेरी उप कुलपति, विभागाध्यक्ष और यूनियन के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई थी और मैं सस्पेंड कर दी गई हूँ। मैं बिल्कुल स्थिर अविचलित बैठी रही, बिना किसी मनोभाव के। मुझे अपने संयम पर गर्व हुआ। मैं अपने को तैयार कर रही थी कि मैं इसे तोलूंगी नहीं। मेरे मूल्य सिर्फ मेरे हैं,
किसी और को उनसे नहीं आंकूंगी। आप पूछेंगी भी नहीं कि क्यों? लगा वह रो देगी। क्यों? मैंने उसकी बात उसी को पकड़ा दी। क्योंकि मैं एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रही थी। 20 दिसंबर तक उसके अंक रजिस्ट्रार के दफ्तर तक भेजने थे। मैं भूल गई। उससे काफी हंगामा मचा। बात तो गंभीर है। छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्हें नए सत्र में दाखिला नहीं मिल सकता। पर मुझे किसी ने याद भी तो नहीं दिलवाया। यूं बात बात पर रिमाइंडर भेजते रहते हैं। वह दफ्तर वालों की गलती बता रही थी। कितनी देर की? असल में मैं यहां थी ही नहीं। दिसंबर की छुट्टियों में भारत चली गई थी। मेरे पापा बीमार थे। इतनी सी बात पर तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मैं उसकी तरफ थी। नहीं, केस तो कुछ और ही है, कहकर वह अपने हाथों की ओर देखने लगी। आज मेरी भी परीक्षा थी कि मैं दूसरों के जीवन मूल्यों के प्रति कितनी तटस्थ रह पाती हूँ। मैं उसकी ओर देखती रही और वह मेरे चेहरे से जरा दाएं या बाएं देखकर बात करती रही, आंख बचाती हुई। बताने पर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी। कुछ भी नहीं, मैंने सच कहा। मैं असल में कॉलेज बंद होने से पहले ही निकल गई थी। मेरे माथे पर शायद कोई सलवट प्रश्न चिन्ह की तरह उभरी होगी। मेरा मतलब, मैंने कॉलेज वालों से कहा कि मुझे एक वार्ता में भाग लेने के लिए लंदन की अकादमी ने आमंत्रित किया है, तो मुझे जल्दी जाने की इजाजत मिल गई। आधे रास्ते तक तो गई ही थी, फिर उसके बाद मैं भारत चली गई। मैं समझी नहीं, तो इसमें गलत क्या बात हुई? असल में पापा बहुत बीमार थे। मुझे सत्र के बीच में छुट्टी नहीं मिल सकती थी। यही एक तरीका था यहां से निकलने का। कानूनी तौर से तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे घबराहट सी होने लगी। गलत तो बहुत कुछ हो गया। मैं कॉन्फ्रेंस में अर्जुन के साथ पहुंची थी, पर अंदर नहीं गई। वहां मेरे एक सीनियर कलीग भी थे। उन्होंने मुझे देख लिया। उन्हीं ने यहां आकर मेरे वहां बुलाए जाने की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठा दिया। छात्रों के अंक न जमा किए जाने की वजह से बात बहुत बिगड़ गई है। तो मैं वहां अपना पेपर पढ़ने के लिए आमंत्रित ही नहीं थी, बल्कि मैंने ही लंदन वालों को लिखा था कि क्या मैं भी वहां उपस्थित हो सकती हूँ। उन्होंने स्वीकृति दे दी। असल में मैं खुद सोच रही थी कि दीपा इतनी प्रतिष्ठित कब से हो गई कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित किया गया होगा, पर सिर्फ इतना ही पूछा। तो यह सब सच नहीं था? नहीं। वह होंठ दबाए छत की ओर देखने लगी। बहुत से विचार एक दूसरे को ठेलते मेरे मन में आए, पर मैंने अपने से वादा किया था कि मैं उसे तोलूंगी नहीं। रमा बहन का चेहरा फिर आंखों के सामने तिराया। जिंदगी में बहुत सी बातें ना चाहते हुए भी तो हो जाती हैं। जिंदगी खींचने के लिए उन्हें लांघना तो होता ही है। हम दोनों के बीच थी बात की खामोशी। विचारों का तूफान शायद हमें अपने अपने दायरे में घसीटकर पस्त कर रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। मैं इस वक्त आपसे एक मदद मांगने आई हूं। आप चाहें तो ना भी कर सकती हैं। आखिर आप मुझे जानती ही कितना है। अब तक मैंने थोड़ी सी दुनियादारी सीख ली है, इसलिए सोचकर कहा, तुम कहो, अगर कर सकी तो जरूर कर दूंगी। मैं आपके यहाँ 2-4 दिन रुक सकती हूँ। मैंने अगर कल कमरा खाली नहीं किया तो मुझे पूरे महीने का किराया देना पड़ेगा। मुझे अभी कुछ काम समेटने के लिए वक्त चाहिए। उसने मुझे कातरता से देखा। अर्जुन को सब बताया? हाँ, वह मेरे साथ है। जो भी होगा हम इकट्ठे ही झेलेंगे। अगले दिन सुबह दीपा का फोन आया कि उसने किराए का कमरा खाली कर दिया है। बैंक का अभी कुछ काम बाकी है। अगर मुझे कुछ हिचक हो तो वह होटल में भी रह सकती है। नहीं नहीं, चली आओ। मार्च में 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। मैं घर पर ही थी अकेली। सोचा साथ हो जाएगा। शाम को वह आई, खुले बाल और धूप का चश्मा लगाए हुए। आज वह जरा सा मुस्कुराई। अर्जुन कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम लोग ज्यादा वक्त साथ बिता पाएंगे।
कब से जानती हो उसे? मैंने पूछ ही लिया। बहुत सालों से। मेरे भाई का दोस्त था। वह अनमनी सी हो गई। एक बात पूछूं? अगर तुम्हें मेरा प्रश्न ज्यादा व्यक्तिगत न लगे, तुम अर्जुन से विवाह क्यों नहीं कर लेती? बाकी सब कुछ तो वैसा ही है। विवाह करने से प्रेम के सारे आयाम बदल जाते हैं। उसने इस तरह से कहा जैसे उसे पक्का मालूम हो। अगर प्यार करने वाला साथी हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। मैंने उसे सकारात्मक दिशा दिखाने की कोशिश की, तब भी नहीं होती। उसने दृढ़ता के साथ कहा। कहीं कुछ फांस सी चुभी। मेरी सोच के पर्दे के पीछे रमा बहन झिलमिला गईं। विवाह के बाद उनके क्या आयाम बदले होंगे? मेरी सहेलियां अक्सर उनके बारे में बात करती थीं। शादी के 3 साल बाद एक छोटी सी बच्ची को लेकर वे दोनों एक स्वर्ग की तलाश में अमेरिका आए थे। इंजीनियर पति को शुरू के संघर्ष के दिनों में रात की शिफ्ट में नौकरी मिली। देर गए रात को लौटते हुए किसी ने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए पिस्तौल तानकर जेबें खाली करवा ली। फिर जाते वक्त पीछे से गोली भी दाग दी। गोली रीढ़ की हड्डी में अटक गई। अपाहिज हो गए वे। रमा बहन ने लोगों के लिए रोटियां बेलनी शुरू कर दी। बेबी सिटिंग, कपड़े सिलने, जो जो वह कर सकती थी। पति को कभी रेस्पिरेटर लगता, कभी हट जाता। वह सेवारत थी। अचेत पड़े पति को देखती तो बस देखती रह जाती। बस यह जिंदा रहे, सुहाग है मेरा। वह अक्सर यही कहती। जो भी सुनता उनके प्रति एक करुणा मिली श्रद्धा से भर जाता। आजकल के जमाने में ऐसी औरत, कौन मानेगा कि अब भी सीता और सावित्री जैसी औरतें हो सकती हैं? मुझे खोया हुआ देख दीपा अपना बैग और सूटकेस उठाकर ले आई। वैसे मेरे लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैं नीचे सोफे पर भी सो सकती हूँ। नहीं नहीं, ऊपर का कमरा खाली है, तुम वहीं आराम से रहो। मैं कमरा दिखाने के लिए धीरे से उठी। वह फुर्ती से एक बारगी में ही सब कुछ उठाकर सीढ़ियां चढ़ गई। सामान रखकर खिड़की से बाहर झांका। चुपचाप देखती रही। मेरे पास भी ऐसा ही घर था। उसने जैसे अपने आप से कहा, भारत में? नहीं, यहीं टेक्सास में। मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह तो कह रही थी कि कनाडा में रहती है, माँ बाप भारत में हैं, अभी अभी नौकरी लगी थी, फिर यह घर कहाँ से आ गया? कुछ पूछना अधिकार की सीमा लांघने जैसा लगा। चलो थोड़ा आराम कर लो, मेरी छुट्टियां हैं, रात को कुछ हल्का सा बना दूंगी। मैं नीचे आ गई। आवाजों से जाहिर था कि वह लंबे फोन वार्तालापों में व्यस्त थी। काफी वक्त के बाद वह नीचे उतरी तो मैंने मेज पर खाना लगा दिया। पराठे का कौर तोड़ते ही बोली, आपने बनाए हैं? नहीं, रमा बहन ने। मैंने सफाई दी। एक है औरत जो पिछले 27 सालों से बीमार पति की सेवा शुश्रूषा कर रही है। बेटी पढ़ाकर ब्याह दी। कुछ लोग उसकी मदद भी कर देते हैं। हैरानगी की बात यह है कि कभी उसके चेहरे पर शिकन पड़ते नहीं देखी। मैंने रमा बहन की सारी कहानी उसे सुना दी। दीपा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। वह चुपचाप कौर तोड़ती, सब्जी लपेटती, फिर जैसे मुंह में डालना भूल जाती। मैं उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों की लिपि पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे अपनी ओर देखते देख लिया। जल्दी जल्दी निवाले निगलने लगी। कोई सुर बेसुरा हो रहा था। मैं पानी रखना भूल गई थी। लेने के लिए उठी तो उसने अचानक खाते खाते हाथ रोककर कहा, मैंने उस दिन अपनी उम्र गलत बताई थी। मैं उससे 5 साल बड़ी हूं। मैं हंस दी। सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी कहा, पर झूठ क्यों बोलना? पता नहीं, बोलने के बाद ही पता चलता है। फिर अपने आप ही बुदबुदाती सी बोली, असल में बचपन से ही झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। पापा बहुत सख्त और भयंकर गुस्से वाले थे। जान बचाने का एक ही हथियार था कि साफ झूठ बोल जाओ। अब तो पता ही नहीं लगता कि झूठ बोल गई हूं, पर बाद में अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्यों?
प्रश्न मेरे अंदर ही अटका रह गया। वह यहीं लौट आई, सहज होकर फिर से खाना खाने लगी। आपके हाथ का खाना मुझे अपनी माँ की याद दिला गया। मैं नरम पड़ गई। शायद इसीलिए सच बोलने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी माँ को क्या तुम्हारे और अर्जुन के साथ रहने के बारे में पता है? बिना शादी के। शब्द मैंने सेंसर कर दिए। सभ्यता के नियम के अनुसार इस तरह की बातें पूछना किसी के निजी जीवन की बातों में दखल देना माना जाता है, पर मेरे हिसाब से इसे अपनापन कहते हैं। हाँ, मेरे घर में सबको मालूम है और वह इसका बुरा भी नहीं मानते। अब चौंकने की बारी मेरी थी। अब क्या बुरा मानना? उसने कहीं दूर देखते हुए कहा। मुझे लगा कि दीपा के जीवन के बारे में कुछ है जो इसे कभी मुस्कुराने नहीं देता। उत्सुकता तो थी मुझे, पर मैं दबा गई। मुझे यूं भी देर रात गए तक नींद नहीं आती। अब पति घर पर नहीं थे तो वैसे भी सब उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। रात को सोने की तैयारी करने के बाद फिर से फैमिली रूम में कोई पुरानी रोमानी पिक्चर लगाकर बैठ गई। कमरे में रोशनी तो धीमी थी ही, आवाज भी धीमी कर दी ताकि दीपा को कोई परेशानी न हो। सीढ़ियों से उतरते गाउन की झलक मुझे दिखी। नींद शायद उसे भी नहीं आ रही थी। मैं भी आपके पास आकर बैठ जाऊं? उसने बच्चों जैसी मासूमियत के साथ पूछा। आओ। मैंने रिमोट से म्यूट का बटन दबाकर फिल्म को गूंगा कर दिया। वह पास आकर खड़ी हो गई, फिर चहक कर पूछा, आप चाय पिएंगी? जरूर, मैंने उसी लहजे में जवाब दिया। वह लपक कर किचन में चली गई। थोड़ी देर में चाय के 2 बड़े बड़े मग भरकर ले आई। अगर हम मर्द होती तो शायद हमारे हाथ में मैं के गिलास होते। हमने कुछ उसी अंदाज से चाय के प्याले टकराए। चियर्स। नींद नहीं आई? मैंने बड़ी कोमलता से पूछा। नहीं, मन में पता नहीं क्या क्या घुमड़ता रहता है। शादी कर लो, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाओगी तो सब घुमड़ना बंद हो जाएगा। आखिर मेरी जुबान धोखा दे ही गई। वह भी करके देख लिया। लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती है। टेलीविजन की तस्वीरों की परछाई उसके चेहरे पर कई रंग फेंक रही थी। मैं चुप हो गई। रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी होती है जिसमें इंसान के अंदर का शोर अपने आप अंदरूनी परतें खोलता जाता है। 2 इंसान जब गई रात को आमने सामने बैठकर बातें करते हैं तो औपचारिकता का वेश बदल जाता है। वह आत्मीयता बनकर हाथ पकड़कर सब कुछ सुनती समझती है। पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं सुन रही हूं। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। मेरी शादी हुई थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करता था। नाम नहीं बताऊंगी। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। तब मैं यहाँ अकेली पढ़ रही थी। मेरे घर वालों ने ही उसे मेरा पता दिया। वह चुप कर गई। चाय का घूंट भरती और मग को आंखों के आगे यूं कर लेती कि मैं उसका चेहरा न देख पाऊं, जैसे अपने आप से ही लुका छिपी खेल रही हो। मुझे लगा वह अपने आप से ही बातें कर रही है। मेरा मन तो अर्जुन के बारे में ही सोचा करता था। उसकी और मेरी कहानी अधूरी ही रह गई। मेरा मन उसका आखिरी सिरा ढूंढने के लिए सर पटका करता। अर्जुन ने भारत में रहते हुए कभी न बताया न जताया ही कि उसके मन में मेरे लिए क्या भाव है। मैंने उसे बताया भी कि मैं स्कॉलरशिप पर अमेरिका पढ़ने जा रही हूँ। तब भी उसने न रोका न ही कुछ कहा। हम लोग अलग अलग दिशाओं में मुड़ गए। उसने तो मेरा जाना चुपचाप स्वीकार कर लिया, पर मैं छटपटाती रही। मुझे इस भावना की पूर्णता चाहिए थी। इस अधूरी कहानी को संजोए मैं जिंदगी में लड़खड़ा रही थी। तभी यह नया आदमी मेरी जिंदगी में आया। ऐसे में जब कोई हर समय आपकी हर जरूरत, हर इच्छा को सर्वोपरि रखे तो प्यार का भ्रम होना स्वाभाविक था। मुझे भी लगा कि यही मेरा संबल है, यह मुझे संभाल लेगा। मैंने उससे विवाह कर लिया। हम लोगों ने एक घर खरीदा, संवारा, पर मुझे हमेशा लगता कि मैं खुश नहीं। तभी अर्जुन भी नौकरी के सिलसिले में लंदन आ गया।
जब पहली बार उसका फोन आया तो मैं पुराने दर्द से बिलबिला गई। उसके फोन ज्यादा आने लगे। मेरे पति को सब मालूम था। धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करना शुरू कर दिया। अर्जुन से दोस्ती का कोई मतलब नहीं। फोन बंद। मैं बाहर जाकर चोरी चोरी फोन करती, झूठ बोलती। घर में रोज झगड़े होने लगे। मुझे नियंत्रण खलता, उसे मेरी आजादी। वह चुप कर गई। मेरे चेहरे को देखा। उसे लगा होगा कि मैं सुन तो रही हूं, पर उसके साथ साथ नहीं चल रही। मेरे दिमाग में रमा बहन बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने इस शादी को बचाने की कोशिश तो की। हम लोग मैरिज काउंसलर के पास भी गए। फिर मैं उत्सुक थी। उसने कहा। वह रुकी, शब्दों को टटोलने लगी। उसका चेहरा उम्र की कितनी सीढ़ियां चढ़ गया। उसने कहा था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती और मुझे अलग हो जाना चाहिए। एक झटके से उसने कह दिया जो कहना था। अब वह चुप थी, पर मैं पूरी तरह सजग हो गई। इसमें तुम्हारे पति का क्या दोष? वह तो तुम्हें प्यार करता था। हाँ, मैंने उसकी जिंदगी भी तबाह कर दी। हल्के अंधेरे में दीपा की आंखें झिलमिलाईं। आंसू पूरी तरह से गालों पर बह रहे थे, जिन्हें पोंछने की उसने कोशिश भी नहीं की। मैं अपने मूल्यों और मान्यताओं की गुंजलक में जकड़ी पड़ी थी। सांत्वना के लिए शब्द ही नहीं सूझे। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई विरोधी पार्टी की रैली हो रही है। कई बौने मूल्यों के झंडे उठ उठकर विरोधी नारे लगा रहे हैं। नारों का शोर तो है, पर साफ कुछ भी नहीं। चुप्पी का कोलाहल। थोड़ी देर बाद उसने ही तोड़ी यह चुप्पी। पर मैंने भी तो इस तलाक के समझौते पर सभी अधिकार छोड़ दिए। पैसा, मकान में हिस्सा कुछ नहीं लिया। सभी कुछ तो मैंने उसका ले लिया था। अब और बचा ही क्या था लेने को? वह फिर से रो पड़ी। चुपचाप रोती रही। मैं भी चुपचाप बैठी रही। फिर वह धीरे से उठी, सॉरी कहकर अपने कमरे की ओर मुड़ गई। गुड नाइट, मैंने धीरे से कहा। जानती थी कि अभी ना वह सो पाएगी और ना ही मुझे नींद आएगी। रमा बहन की कामनाओं का ध्यान आता रहेगा, जो रेस्पिरेटर के बिना दम तोड़ती होंगी। अभी मैं मशीनी तरीके से नाश्ते का इंतजाम कर ही रही थी कि दीपा पूरी तरह तैयार होकर सामने आ गई, जैसे कहीं बाहर जाने वाली हो। बिल्कुल तरोताजा खिली हुई। मैं उसे देखती रह गई। मेरे दिलो दिमाग में अभी भी रात की बातें हावी थीं और वह जैसे पुरानी कुंचलक उतार कर कोई नई ही दीपा सामने खड़ी हो गई। सुबह अर्जुन का फोन आया था। वह आज दोपहर की फ्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंच रहा है। उसकी 3 दिन की कोई मीटिंग है। मैं भी यह 3 दिन उसके साथ ही रह लूंगी। फिर वहीं से हम लोग इकट्ठे कनाडा लौट जाएंगे। मैं कुछ उलझी सी थी। उसने तो अभी मेरे यहाँ 2-3 दिन और रहना था। आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए। मैं वहीं से मैनहट्टन चली जाऊंगी। जब तक मैं होटल पहुंचूंगी तब तक अर्जुन भी आ जाएगा। नाश्ता करने के बाद उसने अपना सामान कार के ट्रंक में रख दिया। वह मेरे साथ कार में धूप का चश्मा लगाए बैठी थी। बाल उसने खोलकर छितरा लिए। मैं रात और इस वक्त वाली दीपा में तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी। बस आने में देर थी। खिड़कियों के शीशे नीचे करके हम दोनों खामोश बैठे रहे। जानती थी कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। इस शहर ने उसे जो कड़वाहट दी थी, वह फिर कभी लौटकर उसे याद नहीं करना चाहेगी। फिर भी कह दिया, कभी आना, घर पहुंचकर फोन कर देना। लगा जैसे उसने सुना नहीं। स्टैंड पर आती हुई बस को देखती रही। उसका चेहरा तना हुआ था। मैंने ट्रंक का दरवाजा खोलकर उसका सामान निकाला। वह बैठी रही। बस आकर लग गई। अभी लंबी लाइन थी। वह कार से निकली, बैग कंधे पर डाला, सूटकेस हाथ में उठाया। पहली बार उसने मुझे भरपूर नजरों से देखा। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। उसने होठों को भींचा। कि मैं रमा नहीं हूं।
कहकर वह पलटी और लाइन में लग गई। मैं फिर से कार में बैठकर बस की सरकती लाइन को देखती रही। वह धीरे से बस की सीढ़ियां चढ़ी और बाएं घूमी। मैंने हाथ हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।